देखिए, किसान खेत में मरता है, उसका बेटा फौज में मरता है, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में ऐश करता है। ये आज देश की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी कहां से समझेंगे इन किसानों का दर्द। मोदी जी तो अपने मुंह से कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। जिस आदमी को अनाज भीख में मिल गया हो वो क्या जाने कि उस अनाज की कीमत क्या होती है, वो रोटी कैसे उगती है, वो गेहूं कैसे उगता है। मोदी जी क्या जाने उसके बारे में। आज देश की लगातार सारी संपत्तियों को नीलाम कर दिया। और आज जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आपको लगता है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? इससे लाख गुना बेहतर तो वो 19वीं, 18वीं, 17वीं और 16वीं शताब्दी थी। कम से कम उस समय लोग भूखे तो नहीं मर रहे थे, एक भाई दूसरे भाई को मारने में तो नहीं लगा हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी चंद वोटों के खातिर और कुर्सी के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देते हैं, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देते हैं। इससे तो वोट मिलने वाली है, इससे तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है मोदी जी को? इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने मोदी जी के मुंह से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों का नाम सुना है? वो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके चले गए और मोदी जी कह रहे हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या पैदल आ रहे हैं क्या वहां से, जो अब तक पहुंचे ही नहीं है? और देश का किसान जहां 10,000, 15,000 बैंक से लोन ले ले, उधार ले ले, तो उसके घर पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण मजबूरी में आकर देश का किसान आत्महत्या कर लेता है। आपको बताऊं तो मोदी जी और अंबानी अडानी के ये दलाल हैं, ये अंग्रेजों के दल्ले हैं, हिटलर की औलाद हैं ये। और आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी और अडानी, मोदी जी को चलाने का सारा श्रेय इनको जाता है। और आपने कहा ना, कि फायदा कैसे मिलेगा। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं ना कि फायदा कैसे मिलेगा मोदी जी को इस किसान बिल से, तो मैं आपको बताता हूँ फायदा कैसे नहीं मिलेगा। अंबानी और अडानी जब किसान के खेत को खरीद लेंगे, जब उसी की किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? वोट देने वाले तो किसान झोला लेके आए हैं, तो अपना झोला तैयार कर लें फकीर चंद जी। अगर या तो कानून वापिस नहीं लिए तो आपको बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा। सरकार को इस देश के लगभग 100 से 110 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना पड़ेगा। यूएपीए कानून आपने बना दिया, संशोधन कर दिया। आप जिसको चाहें उसके खिलाफ झूठी FIR करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। 2200 के लगभग लोग दिल्ली दंगे में मुस्लिम समाज के मैक्सिमम लोगों को बंद कर रखा है। न तो सरकार को दिखाई देता, न सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता। तो ये आजादी है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? जब 1500 वकीलों ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के, तब जाके 62 दिन में सुनवाई करी। क्या जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जब पूरी तरह से मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट की नींद जागेगी क्या? तोमर साहब ने तो ये भी कहा था मीटिंग के बाद में, अबे यार किसानों की बात मान लेंगे तो फिर वो अंबानी और अडानी आ जाएंगे। ये भी तो चल रहा है ना कि वो यहाँ फंस गई। इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती, वो इसको जातियों में नहीं बांट सकती। ये आंदोलन किसानों का है। और सबसे बड़ी जो मजेदार बात इसमें है, इस आंदोलन को लीड करने वाले पंजाब और हरियाणा के मजबूत किसान भाई हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो फायदा ले रहे हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा के। कौन कर रहा है? आपने देखा नहीं? उड़ीसा में आंदोलन हुआ है, बिहार में आंदोलन हुआ है, तमिलनाडु में आंदोलन हुआ है, कर्नाटक में आंदोलन हुआ है, तेलंगाना में आंदोलन हुआ है, मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी में हुआ है। तो मतलब ये सारे आसाम में हुआ है। मतलब और भी कुछ चाहिए? एक और गिनाऊं क्या? ना सर, जिले वाइज गिनाऊं क्या? नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कहा सर कि जो कानून का जो संशोधन किया जा रहा है उससे किसानों को फायदा होगा, वो तमाम चीजें। तोमर साहब ने तो ये भी कहा था मीटिंग के बाद में, अबे यार किसानों की बात मान लेंगे तो फिर वो अंबानी और अडानी आ जाएंगे। ये भी तो चल रहा है ना। तो बेचारे तोमर साहब की क्या कहना, वो तो जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो वही करेंगे, और उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। किसान भी कह रहे हैं कि आर पार की है सब, जब तक वो बिल्कुल आर पार की है। मैं पहले ही कह चुका हूं, या तो सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, MSP को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के सामने कहा था, भाई हमारा क्या, हम तो वो हैं फकीर हैं, झोला लेके आए हैं। तो अपना झोला तैयार कर लें फकीर चंद जी। अगर या तो कानून वापस नहीं लिए तो आपको बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा। मुझे आप बताइए, नए संसद भवन की आवश्यकता क्या है? जो हमारा पुराना संसद भवन है वो पूरी तरह से जितनी एकोमोडेशन चाहिए, जो चाहिए उसके लिए पूरी तरह से वो मतलब सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरी व्यवस्था है। तो आपको क्यों चाहिए?
कारण क्या है? सरकार में जो घोटाले होते हैं वो तो या तो होते हैं खरीद में, 1000 रुपए की चीज खरीदी गई और वो 1000 रुपए की दिखाई जाती है, होती वो 200 रुपए की है, बाकी 800 रुपए सारे खा जाते हैं। यह होता है कंस्ट्रक्शन में, कि कंस्ट्रक्शन में 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ये है संसद का। अब आप ये पूछिए कि जब धरती पुत्र, इस देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर है, हमारे करीब 7-8 साथी अभी तक शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से आपके यहां से, जो साथी 10 साथी शहीद हो चुके हैं। तो जब वो यहां पर हैं सड़क पर, इस देश में लाखों लोग भूख से मर जा रहे हैं, हर दिन यहां पे सैकड़ों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, जिसमें जो छात्र हैं वो भी हैं, जिसमें बेरोजगार लोग भी वो भी हैं। उस समय आप, और जब देश की जीडीपी -24 में चली गई है, आप उस समय नए संसद भवन की बात कर रहे हैं। सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि किस तरह से आप देश की जनता के जले पर नमक छिड़क नहीं रहे हो, बल्कि रगड़ रहे हो छिड़क के, हाथ लगा के। तो ये सरकार को सोचना है, जो आप काम कर रहे हैं उनसे देश की जनता का सरकार में भरोसा जाग नहीं रहा, बल्कि भरोसा खत्म हो रहा है। विकल्प क्या है? और लोग विकल्प बहुत सीधा सा है। सरकार के लिए बहुत बढ़िया मैं सलाह दे रहा हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को, भाजपा को और उनको चलाने वाली जो आरएसएस है उन सबको, श्रीमान भागवत जी को, सबको दे रहा हूं, अंबानी अडानी आरएसएस को भी सबको दे रहा हूं सलाह। बेहतर तुम्हारे लिए ये है, सरकार चलती रहेगी तुम्हारी, जितनी जल्दी हो सके इन मांगों को मान लो, तीनों कानून वापिस ले लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, नहीं तो जो मैंने अभी कहा, श्रीमान फकीर चंद जी झोला लटकाने के लिए तैयार हो जाओ, अब के तुम्हें उखाड़ के फेंका जाएगा। चलिए बहुत मेरे साथ किसान एकता, किसान एकता एक ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं कि कहा जाता है कि इन लोगों को बहकाया गया है, और आप जैसे जागरूक लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, कहा जाता है इन्हें बहकाया गया है, विपक्ष इन्हें बहका रहा है। सीए के टाइम भी यही हुआ था। क्या इसके पीछे हकीकत है? क्यों सरकार अपने खिलाफ आंदोलन बर्दाश्त नहीं कर पाती? देखिए, सरकार इसलिए आंदोलन बर्दाश्त नहीं करती, सरकार का एजेंडा कुछ और है, और उस एजेंडे को लागू करने के लिए सरकार को इस देश के लगभग 100 से 110 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना पड़ेगा। और गुलाम बनाने के लिए दो ही तरीके सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। नंबर 1, उनकी एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दो, और आप जानते हैं इस देश में एजुकेशन पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। नंबर 2, लोगों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर दो। आज की तारीख में 35 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ये लेके चल रहे हैं, जिस पर लगातार काम कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में हिंदू राष्ट्र की बात, हकीकत यही है। उसी एजेंडे के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, और उसी एजेंडे के तहत देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, उन सबको जो है कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचा जा रहा है, उन सबको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देखें कि बीएसएनएल, जिसमें 1,72,000 लोग काम करते थे, उस बीएसएनएल को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उसके साथ में एमटीएनएल को तबाह कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि रिलायंस का जो जियो है, उस जियो को पूरी तरह से एक छत्र राज उसका कायम करने के लिए, और बाकी तमाम जो वो है वो खत्म हो जाए, उसके लिए इन सबको उसके पास भेजा जा रहा है। ये जो चीजें हैं, ये आपकी आवाज लोकतंत्र में आपका मौलिक अधिकार है, और नीति आयोग के अध्यक्ष यही कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लोकतंत्र में काट-छांट करने की, संविधान में काट-छांट करने की भी कोशिश हो सकती है? संविधान में काट-छांट तो ये कर ही रहे हैं। संविधान में काट-छांट करने की जरूरत नहीं है, संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की जरूरत है। आपको मैं एक थोड़ा सा वो तो बताता हूं, जिस समय यह संविधान बन गया था, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया था, उसमें कहा था संविधान बन गया है, जैसा भी है, लेकिन संविधान, कोई भी संविधान चाहे कितना ही भी बुरा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा काम करेगा, और संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान गलत ही काम करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप किसकी बात करें? यूएपीए कानून आपने बना दिया, संशोधन कर दिया, आप जिसको चाहें उसके खिलाफ झूठी एफआईआर करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का, अनुच्छेद 19 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, उनका सदुपयोग करने का उसको अधिकार है। लेकिन सरकार एनएसए के माध्यम से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको आप समझते हैं, उसके तहत, यूएपीए के तहत, कभी कहीं
लोगों को गिरफ्तार करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, जेल में डाल देती है। आपको ध्यान है भीमा कोरे केस में जितने भी लोग, एक से एक ब्रिलियंट लोग, सारे के सारे विद्वान लोग हैं। वो लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज का कसूर क्या है? विदेश में पढ़ के आके एडवोकेट बन के छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनकी लड़ाई लड़ रही, उनको जेल में बंद किया हुआ है। आप वरवरा राव, उनकी क्या स्थिति है? फादर स्टैन स्वामी को अभी गिरफ्तार किया 83 साल की उम्र में, जिस व्यक्ति के पार्किंसन की बीमारी से हाथ कांपते हैं, उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लेकर आ रहे हैं। आनंद तेल तुमड़े, क्या है इनका? जितने भी भीमा कोरेगांव में लोग हैं वो एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, वो सारे के सारे। सिर्फ एक मिनट, ये सारे के सारे लोग, इनको आपने बेगुनाह होते हुए जेल में ठूंस रखा है। सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी की बेल तो जरासी में सुन के, बेल एप्लीकेशन में कितनी ही कमियां हैं तब भी उसके बावजूद सुन के उसको बेल दे देती है। इतने लोगों की नजर नहीं आती है, इतने लोगों को, बेगुनाह लोगों को बंद कर रखा है। 2200 के लगभग लोग दिल्ली दंगे में मुस्लिम समाज के मैक्सिमम लोगों को बंद कर रखा है। न तो सरकार को दिखाई देता, न सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता। तो ये आजादी है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? और इसको भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। किसानों के मामले में अभी तक सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, बार-बार सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो बार-बार कह रहा हूं, लेना चाहिए था। किस बात का इंतजार कर रही है? लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद क्या करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर थे उनको मरता हुआ देखती रही, रेल के नीचे कटता हुआ देखती रही, सड़क पे एक्सीडेंट में मरता हुआ देखती रही, और उस सुप्रीम कोर्ट की नींद जगाने के बावजूद भी नहीं जगी। जब 1500 वकीलों ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के, तब जाके 62 दिन में सुनवाई करी। और वो भी इसलिए कि उससे पहले 4-5 हाई कोर्ट, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिसमें आंध्रा हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, जब इन्होंने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले देने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नींद जागी। तो उस सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखता क्या? जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जब पूरी तरह से मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट की नींद जागेगी क्या? ये उसका काम नहीं है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सब कुछ जो हो रहा है सबकी आंखों के सामने, लेकिन जितनी भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, वो या तो गुलाम हैं और या प्रधानमंत्री के और मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है। इसलिए हमें लड़ाई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜੇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।